ओपेनहाइमर 2023 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म होने जा रही है और मैं इसे साबित करने को तैयार हूँ। नोलन की ओपेनहाइमर 21 जुलाई को रिलीज हो और लोग उत्साहित हैं और उन्हें कौन दोषी ठहरा सकता है। इस फिल्म को लेकर उत्साहित होने की कई कारण हैं। मेरा मतलब है कि सिर्फ कलाकारों को ही देख लें। मैंने ये भी सुना है कि गैरी ओल्डमैन इस फिल्म में सिर्फ एक छोटे से सीन के लिए थे और जब मैं अभिनेताओं के एक बड़े समूह को देखता हूँ जिनका इतिहास लीडिंग रोल निभाने का है और फिर भी वो यहाँ बहुत छोटे रोल निभा कर खुश है, और मुझे लगता है कि इसका कारण ये है कि वो सभी जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट सिनेमाई रूप में इतिहास बनने जाने वाली है। लीडिंग रोल्स की बात करें तो किलियन मर्फी को फाइनली नोलन की फिल्म में लीडिंग कास्ट के रूप में चुना गया है। मैं फाइनली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नोलन की इससे पहले की फिल्मों में वो इन 5 में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये फिल्म ऐसे कैरेक्टर ड्रिवन प्लॉट की ओर ले जा रही है जिससे मर्फी को वास्तव में ग्लोबल स्टेज पर और भी चमकने का समय और स्थान मिलेगा। ये फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है और मुझे नहीं लगता है कि ये कहना अनुचित होगा कि जब किलियन मर्फी को ऑस्कर में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेटेड किया जाएगा तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन कलाकारों के बारे में बहुत हो गया है। अगर उन्होंने अभी तक आपको चौंका नहीं दिया है तो हो सकता है नोलन करेंगे। ये काफी व्यापक रूप से ज्ञात है कि क्रिस्टोफर नोलन ने हमेशा सीजीआई की तुलना में प्रैक्टिकल इफेक्ट का इस्तेमाल करना पसंद किया है। उसने ट्रकों को पलट दिया, एक विमान को आसमान से गिरा दिया, एक विमान को एक इमारत से टकरा दिया और इसने मैथ्यू मैकॉनहे को ब्लैक होल में भी भेज दिया। लेकिन निश्चित रूप से नोलन सिर्फ सही शॉट पाने के लिए तीसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं करने जा रहा है। सही, ऑफ कोर्स, हाँ, और ये बिल्कुल सही है ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि परमाणु विस्फोट को दोबारा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। ये सिनेमाई इतिहास में सबसे बड़ा प्रैक्टिकल विस्फोट का पिछला रिकॉर्ड था। हाँ, बड़े पैमाने पर सही। नोलन का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन उससे 367 गुना बड़ा। यदि आप मुझसे कह रहे हैं कि आपको ये देखने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है कि बड़े स्क्रीन पर कैसा दिखता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप झूठे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि इस फिल्म में कुछ सीन ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया गया है। नोलन ने सामने आकर कहा है कि ये सीन उद्देश्यों में सेट है, लेकिन ये ओपेनहाइमर के सब्जेक्टिव और पर्सनल एक्सपीरियंस से रंगीन शॉट है। ये फिल्म एक हथियार बनाने की रेस का अनुसरण करेगी जिसमें ओपेनहाइमर भी शामिल है, जो हथियार सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समा कर देगी। एक ऐसा हथियार जिसको बनाने के लिए इससे पहले किसी ने भी खोज नहीं किया। इन सबको एक साथ मिला के मानव इतिहास में सबसे अधिक गिल्ट फील करने वाले व्यक्तियों में से एक के सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट को स्क्रीन पर प्रेजेंट किया गया है। और मुझे लगता है ओपेनहाइमर कुछ पॉइंट्स पर एक बायोपिक की तुलना में एक थ्रिलर की तरह अधिक महसूस करना शुरू कर सकता है। नहीं, और निष्पक्षता में यह देखना कि ओपेनहाइमर ईयर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म होगी थोड़ा पेचीदा बयान है। ये एक प्योरली ऑब्जेक्टिव टेक ऑन ए पीस ऑफ आर्ट, कुछ ऐसा जो लिव्स एंड ब्रीथ्स इन द सब्जेक्टिव। मुझे फिल्म पसंद आ सकती है तो फिर हम ओपेनहाइमर से कौन सा ऑब्जेक्टिव मेट्रिक जोड़ सकते हैं? लोगों को मूवी थिएटर में वापस लाने की इसकी क्षमता क्या है, जैसा कि पिछले साल टॉप गन मैवरिक ने किया था। यदि ये फिल्म अपने आप से बड़ा हो सकता है तो क्या ओपेनहाइमर फिल्म को बचा सकता है? नोलन का लेटेस्ट प्रोजेक्ट है 100 डे थिएट्रिकल विंडो। इसका मतलब है कि रिलीज की डेट से लेकर पहले 100 दिनों तक इस फिल्म को देखने का एकमात्र तरीका इसे सिनेमा घरों में देखना है। इसका मतलब है कि स्ट्रीमिंग सर्विस पर उसी दिन कोई रिलीज नहीं होगी। आप सोच रहे हैं कि नोलन ने वार्नर ब्रदर्स के साथ अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप क्यों छोड़ दी? क्योंकि उन्होंने आखिरी समय में उसी दिन स्ट्रीमिंग सर्विस पर टीनेट्स को रिलीज किए जिस दिन ये सिनेमा घरों में आई थी, और अब इसीलिए नोलन
यूनिवर्सल के साथ साझेदारी की है। इनफैक्ट वो किसी तरह उन्हें किसी दूसरे फिल्म को रिलीज न करने के लिए मनाने में कामयाब रहे हैं, जब तक कि ओपेनहाइमर के लिए थिएट्रिकल विंडो अपना काम नहीं कर लेती। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस फिल्म के पास रिकॉर्ड तोड़ने का एक बड़ा मौका है और मेरे माइंड में स्पेशली एक मूवी है जो कि ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बायोपिक बोहेमियन रैप्सोडी। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स आल्सो ए म्यूजिकल। वैसे भी ये वर्तमान में 69th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। यदि नोलन की ब्लॉकबस्टर टॉप 10 या यहाँ तक कि टॉप 50 में पहुंचने में भी सफल हो जाती है तो ये कई फिल्म निर्माताओं को अनजाने में छलांग लगाने और इंसानों की कुछ महानतम कहानियों को एक नई आर्टिस्टिक स्टाइल में बताने के लिए इंस्पायर कर सकती है। पहले ही देखा गया कि ओपेनहाइमर जनता को उनके फोन से दूर बड़े स्क्रीन की ओर ले जा सकता है, लेकिन ये एक अच्छी बात क्यों है? क्यों न सिर्फ नई फिल्मों की स्ट्रीमिंग को ही अपनाया जाए, क्योंकि इस सिनेमा में जाना फायदे का सौदा है। इससे आर्टिस्ट और कंज्यूमर दोनों को फायदा होता है। इस मामले में कलाकार नोलन को अपनी कला को दुनिया के सामने ठीक उसी तरह प्रदर्शित करने का मौका मिलता है जिस तरह से उसने इसे अपने आईमैक्स कैमरे में फिल्माया था, जिसे आईमैक्स स्क्रीन पर एक मंत्रमुग्ध दर्शकों से भरे कमरे में दिखाया जाएगा। एंड बाय द वे, क्विक साइड नोट कि ओपेनहाइमर के लिए यूज की जाने वाली आईमैक्स फिल्म लगभग 11 मील लंबी है और इसका वजन लगभग 600 पाउंड है, जो कि एक ग्रिजली भालू के समान है। एंड बैक टू माई मेन पॉइंट, इन द केस ऑफ द कंज्यूमर, हमें इस आर्ट को सबसे अच्छे तरीके से अनुभव करने का मौका मिलता है जिस तरह से इसे देखने के लिए डिजाइन किया गया है। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं स्ट्रीमिंग की सुविधा की उतनी ही अप्रिशिएट कर सकता हूँ जितनी अगले व्यक्ति, लेकिन मैं मदद नहीं कर सकता। लेकिन महसूस करता हूँ कि महामारी ने हमें दूसरे सबसे अच्छे विकल्प पर डिफॉल्ट होने के लिए मजबूर कर दिया है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार जोकर देखा था और जब फिल्म के अंत में आर्थर ने टैक्सी के ऊपर डांस किया तो मुझ में ऐसी इमोशनल रिस्पॉन्स इवॉक हुई थी। मैं उसका कारण तो नहीं बता सका, लेकिन उस कमरे में बैठकर उस जादू को अनुभव किया जो कि मुझे जीवन भर याद रहेगा। और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि अगर मैं अपने फोन पर नोटिफिकेशन पॉपअप होते हुए देख रहा होता, दूसरे कमरे से लोग मुझ पर चिल्ला रहे होते और रंग उतने ही ब्राइट होते जितना मेरा फोन अलाउ करता है, तो मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं होता। ज्यादातर लोगों की तरह मैं भी अब लाइफस्टाइल की लागत के बारे में पहले से कई अधिक जानता हूँ कि सिनेमा जाना एक लग्जरी है। लेकिन अगर आप इस साल सिनेमा घरों में केवल एक फिल्म देखने जा रहे हैं तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेक इट ओपेनहाइमर।